नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, कल हमने जो दूसरा पार्ट पढ़ा था उसमें ये दो टॉपिक और रह गए थे, एक जनांगीय संक्रमण और एक जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। देखो, इसमें एक और है जो जनसंख्या की प्रवृत्ति है, जो मैंने कल भी बात की थी इसके बारे में कि ईसा के समय कौन सी थी। देखो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 1.5 नंबर का क्वेश्चन एक तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, और जो आपको ये पाठ दिया हुआ ऐसा टाइटल जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसमें से ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है। अब हम देखते हैं कि जनांगीय संक्रमण क्या होता है। देखिए, जनांगीय संक्रमण का सीधा सा तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में जानना। जनसंख्या के बारे में जानना और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान। भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान। अब देखो कैसे, जैसे मान लो हम कोई भी क्षेत्र ले लेते हैं। मान लो ये कोई क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में जानना कि यहां पर कितनी जनसंख्या रहती है तथा भविष्य के अंदर इस जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, वही क्या है, जनांगीय संक्रमण। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो जैसे मान लो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अब हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 2021 में जनगणना होगी तो उस समय यह भारत की जनसंख्या 130 करोड़ हो सकती है, 125 करोड़ हो सकती है। तो ये क्या है, भविष्य की जनसंख्या का पहले ही अनुमान लगाना ही क्या होता है, जनांगीय संक्रमण। अब देखो, जनांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी है। देखो, पहली अवस्था में क्या होता है कि पहली अवस्था, देखो अगर आपको एक अवस्था याद रहेगी तो ये दोनों अवस्था भी याद रह सकती है। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि जनांगीय संक्रमण से आप क्या समझते हैं, इसकी कितनी अवस्थाएं हो सकती है। तो आपको ये लिखना है अवस्था 1, अवस्था 2 या अवस्था 3। ठीक है, तो पहली अवस्था क्या होती है कि जन्म दर, देखो ये लिखना है आपको, जन्म दर मृत्यु दर। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जन्म दर मृत्यु दर, इसमें भी ये लिखना है जन्म दर मृत्यु दर, और इसमें भी जन्म दर मृत्यु दर। अब देखिए, कल हमने पढ़ा था जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है। तो देखो, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था में आपको जन्म दर और मृत्यु दर तो याद रखना है। बस इसमें चेंज क्या करना है कि यहाँ पे उच्च जन्म दर और यहाँ पर उच्च मृत्यु दर, यहाँ पे उच्च जन्म दर और यहाँ पर निम्न, और फिर यहाँ पर दोनों में क्या हो जाएगा, निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर। इतना याद करने के बाद में आपको याद रखना है कि यहाँ पर चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं थी। ठीक है, बेरोजगारी और निर्धनता, ये क्या है, ये तीनों चीज ही क्या है, इसमें मेन रहती है कि चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं थी, बेरोजगारी थी और निर्धनता था। इस कारण यहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च क्या थी, मृत्यु दर थी। फिर देखिए, दूसरी है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। देखो, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में आपको क्या रखना है याद है, बस इसका उल्टा कर देना है कि चिकित्सा सुविधा अच्छी होगी। ठीक है, जिससे क्या है कि मरने वालों की संख्या कम होगी। अगर चिकित्सा सुविधा किसी भी क्षेत्र में अच्छी होगी तो मरने वालों की संख्या में क्या आएगी, कमी, और जन्म क्या होगा, उच्च होगा। यहाँ पर बेरोजगारी निम्न हो गई, बेरोजगारी निम्न
और निर्धनता भी, निर्धनता यानी गरीबी। अगर आप निर्धनता नहीं लिख सकते तो गरीबी लिख सकते हो कि गरीबी भी क्या हो गई, निम्न हो गई। ये अवस्था दूसरी में। और अवस्था तृतीय में हम बात करते हैं निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। देखो इसमें क्या है कि शिक्षित हो गए लोग, लोगों के पास रोजगार, ये सब क्या हो गया कि शिक्षित और रोजगार जहां पर मिलेंगे, जो लोग शिक्षित होंगे। देखिए आप पहले के जमाने में एक माँ बाप के कम से कम 5-7 बच्चे होते थे, और अब धीरे धीरे जैसे ही लोग शिक्षित होने लगे तो 2 ही बच्चे हो रहे हैं परिवार में। तो इनमें क्या हो गया कि जन्म दर में क्या हो गई, कमी आ गई, और मृत्यु दर में भी क्या कमी आ गई। तो ये जनांगीय संक्रमण है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में जानना और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना, और इसकी 3 अवस्थाएं हैं। बस आपको याद रखना, जन्म दर और मृत्यु दर हर में याद रखनी है। बस 2 में उच्च जन्म दर आएगी और 1 में उच्च मृत्यु दर, और निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। फिर अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखिए आगे हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। देखो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में देखो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ सकता है अगला डायरेक्ट की जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो ये लिखना, लोगों को जागरूक करना, दूसरा गर्भ निरोधक, और तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण। हेतु प्रयास। ये क्या हो गए कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हो गए। अगर लोगों को हमने जागरूक कर दिया तो क्या है, जो जन्म दर है उसमें क्या होगी, जनसंख्या नियंत्रित होगी। गर्भ निरोधक, जैसे मान लो जो महिलाएं द्वारा गर्भ निरोधक का प्रयोग किया जाता है, उसके कारण जनसंख्या में नियंत्रण हो सकता है। और जनसंख्या नियंत्रण है तो हम प्रयास कर सकते हैं, लोगों को हम इसके बारे में क्या जागरूक कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, जनसंख्या को नियंत्रण करने हेतु प्रयास या उपाय कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपका कंप्लीट पार्ट हो जाता है। देखिए विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में इसमें हम दोबारा से डिटेल से बता देते हैं कि इसमें याद रखने हैं तो क्या क्या है। तो देखिए आप जनसंख्या संक्रमण को थोड़ा सा विशेष ध्यान कीजिए, और इसमें एक जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक ठीक है। और जो आपको सूत्र बताए थे जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या घनत्व का, वो सूत्र तीनों ठीक है। और 1% है जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ये 3 चीजें आप मेन याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें प्रश्न आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। अब अगला जो हमारा तीसरा पार्ट है जनसंख्या संगठन, तो देखिए उसमें सिर्फ 1 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे हम बात करते हैं, अपना तीसरा पार्ट है जनसंख्या संगठन। इससे 1 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें छोटा प्रश्न आएगा, वो भी क्या आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब वही अभ्यासद है, अभ्यासद से प्रश्न आएगा। अब तो देखो इसमें सिर्फ 4 या 5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो लिंग संगठन, एक कार्यशील जनसंख्या, आयु लिंग पिरामिड, और एक साक्षरता। अगर आपने ये 4 चीजें याद रख ली तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा तीसरे पार्ट से। तो देखिए लिंग संगठन का मतलब होता है
कौन कौन से आते हैं? पुरुष व महिला। ये लिंग में आ गए कि दो प्रकार के लिंग होते हैं मेन मुख्यतः, पुरुष और महिला। और संगठन का मतलब होता है कि उसमें किस प्रकार की समानता है। तो देखो, पुरुष व महिलाओं के बीच का अनुपात, बीच का अनुपात। देखो अब इसमें एक आपने नाम सुना होगा, लिंगानुपात। देखो लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। कैसे? जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई क्षेत्र है, इसमें मान लो 1000 आदमी है, ठीक है, और इसमें महिला कितनी है? मान लो 950 महिला है। तो अब इसका लिंगानुपात निकालने हैं, तो लिंगानुपात का सूत्र होता है महिलाओं की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। अब देखिए, मान लो कोई क्षेत्र है, उसमें महिला कितनी है? 950, और पुरुष कितने हैं? मान लो 1000 पुरुष है, तो इसको इंटू कर दो 1000 से, तो 1000 से 1000 कट गया, तो कितना बचा? 900। तो ये क्या हो गया? लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच का अनुपात, मैंने बता दिया। और इसका लिंगानुपात का सूत्र क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या है? लिंगानुपात होती है, ठीक है। अब देखिए, एक प्रश्न आपको ये और पूछ सकता है कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात। देखो, सर्वाधिक लिंगानुपात है लेटविया का, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? संयुक्त अरब अमीरात। अगर आप इसको ये पूरा याद नहीं रखते तो यूएई, बस यूएई इसका याद रख लेना, संयुक्त अरब अमीरात। अब देखो इसमें क्या है? इसमें है कि 100 पुरुषों पर कितनी महिला है वो, और इसमें 100 महिलाओं पर, ये देखो गलत हो गया कि 100 महिलाओं पर और महिलाओं। देखो यहां पर तो 100 महिलाओं पर कितने पुरुष है? 311 पुरुष, और यहां पर कितने हैं? 100 महिलाओं पर 85 पुरुष। अब आपको कंफ्यूज हो सकता है कि सर आपने तो ये बताया कि महिलाओं पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या कितनी है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि अगर विश्व के संदर्भ में देखें हम, विश्व के संदर्भ में, तो ये क्या हो जाता है? इसका लिंगानुपात उल्टा हो जाता है कि ऊपर क्या आ जाएंगे पुरुष और नीचे क्या आ जाएगी महिला, बाकी सेम का सेम रह जाएगा। अब देखो कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या होती है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के लोग, ये क्या हो गई? कार्यशील जनसंख्या। तो आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि कार्यशील जनसंख्या में आते हैं 15 से 59, 15 से 60, 15 से 65, तो ये 15 से 59 वर्ष के लोग क्या आते हैं? ये कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। फिर देखिए आयुर्लिंग पिरामिड, आयुर्लिंग पिरामिड में महिलाओं में पुरुषों की स्थिति को दर्शाया जाता है। और इसमें जो बायां भाग होता है, इसमें दो भाग होते हैं, एक बायां और एक दायां। तो देखो दायां महिलाओं का होता है और बायां भाग पुरुषों का।
बस आपको ये याद रखना है। और इसके 3 कारक है, 1, 2 और 3। एक विस्तारित आयोडीन पिरामिड, एक स्थिर आयोडीन पिरामिड और एक ह्रासमान आयोडीन पिरामिड। तो एग्जाम्पल एरिया पूछ सकता है कि निम्न में से आयोडीन पिरामिड में शामिल नहीं है, तो ये 3 दे दिया और एक अलग दे दिया। तो आपको ये, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा इतना हार्ड भी नहीं आएगा, तो इजी प्रश्न आएगा। तीसरा साक्षरता। देखो साक्षरता के संदर्भ में अगर भारत के बारे में बात करें तो 7 वर्ष से ऊपर, आपको ये याद रखना है, बस एक ही चीज याद रखनी है, 7, कि 7 वर्ष से ऊपर जो पढ़ व लिख सकते हैं वो क्या है, साक्षर माने गए हैं। तो ये पाठ बस इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है। एक लिंग संगठन यानी लिंग का अनुपात के बारे में पूछ सकता है, एक कार्यशील जनसंख्या और एक आयोडीन पिरामिड और एक साक्षरता। बस इससे एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको ज्यादा डिटेल, क्योंकि बड़ी चीजें ये आयोडीन पिरामिड, ये विस्तारित होती जनसंख्या क्या है इसके बारे में इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है। स्थिर जनसंख्या, आसमान, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने को तो बहुत है, लेकिन क्या एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। तो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही आपको बताए जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो किताबों में तो पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। अगर आप पूरी किताब को पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से जो पढ़ना है वही पढ़िए, ताकि क्या है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपको पता है कि 56 नंबर का क्वेश्चन होगा और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो 30 क्वेश्चनों में से ऐसे मान लो कि जो आपको आ रहे अभ्यास वाले क्वेश्चन है उनको तो एकदम जैसे मान लो सही करना आपके, क्योंकि अभ्यास वाले क्वेश्चन ही आपको एग्जामिनर की दृष्टि रहती है। अगर आपने अभ्यास वाले प्रश्न ठीक कर दिया तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि इसने बहुत गहन अध्ययन किया है। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि जो लिंग संगठन है, कार्यशील जनसंख्या, आयोडीन पिरामिड और साक्षर जनसंख्या है, इनके बारे में आप एक बार देख के चले जाना। और अगली क्लास जो मानव विकास है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कीजिएगा और अन्य तक पहुंचाइएगा, ताकि क्लास का आनंद सभी ले सके। धन्यवाद।